मैं कुमार टंडलिया। आज भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के सीरीज में जो टॉपिक है औपनिवेशिक विधायकों का राष्ट्रीय इस्तेमाल। तो पहले हम क्यों को समझ लेते हैं। क्यों इसमें लिखा हुआ है बिपिन चंद्र में कि किस तरह एक शक्तिहीन निष्पान विधायकों का, जिनकी भूमिका परामर्श देने तक सीमित थी, का इस्तेमाल राष्ट्रवादियों द्वारा प्रचार की एक ऐसी मशीनी रूप में हुआ जिसका लक्ष्य भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना फूकना था। हमने राजनीतिक प्रचार चेतना का प्रचार प्रसार करना था। अब 1861 के अधिनियम पे आते हैं, तो उसका पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। ठीक है ना। पृष्ठभूमि थी जो बिपिन चंद्र ने लिखा है कि इस विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की भूमिका क्या थी। सरकार ने उन्हें इसकी सदस्यता दी थी कि भारतीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हो सके। कारण बहुत से ब्रिटिश अधिकारियों राजनीतिकों को यह विश्वास हो चला था कि 1857 के विद्रोह के पीछे एक कारण यह भी रहा कि शासक भारतीय विचार से अनभिज्ञ थे। लेकिन व्यवहार में विधान परिषद का यह मकसद पूरा नहीं हो रहा था। भारतीय सदस्यों की संख्या कम होती थी। 1862 से लेकर 1892 तक के 30 वर्षों में सिर्फ 45 भारतीयों को नामांकित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए भी। अब हम 1861 अधिनियम के स्वरूप के बारे में आते हैं। क्या उसका स्वरूप था। तो गवर्नर जनरल अपनी कार्यपालिका परिषद में अब 6 से 12 सदस्य और बढ़ा सकते थे, और इनमें कम से कम आधे गैर सरकारी व्यक्ति भारतीय या ब्रिटिश होनी चाहिए थी। कानून निर्माती समिति रूप में इसे औपनिवेशिक विधान परिषद कहा जाने लगा। ठीक है, लेकिन थी अपूर्णतः शक्तिहीन। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना यह न तो बजट पर बहस कर सकती थी, न किसी वित्तीय कदम पर, न किसी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक पर। अब हम आते हैं कि जब भी इस परिषद में नामांकन की बात होती तो सरकार की नज़र बड़े कर्मचारी, बड़े जमींदार और अवकाश पर उच्च अधिकारियों पर ही पड़ती थी। पर मुट्ठी भर, लेकिन एक्सेप्शन भी कुछ है, मुट्ठी भर राजनीतिक चेहरों या स्वाधीन विचार के बुद्धिजीवियों को भी नामांकित किया गया। प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सैयद अहमद खान, कृष्णदास पाल, बी.एन. मांडलिक, के.एन. नुलकर और रासबिहारी घोष। ज़्यादातर सदस्य ऐसे होते थे जो न भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, न उड़ती राष्ट्रीयतावादी लहर का। अब देखते हैं कौन कौन इसमें थे। जमींदारों से भरे इंडियन एसोसिएशन नेता महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर भी थे, सदस्य थे। इम्पोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स का। 1882 में कलकत्ता के बड़े व्यापारियों जितेंद्र मोहन टैगोर और दुर्गाचरण लाहा ने नमक कर में कमी का विरोध किया, और इसके बदले व्यापारियों और विभिन्न पेशों में लगे व्यक्तियों पर लाइसेंस कर में कमी की सिफारिश की, जबकि राष्ट्रवादियों की मांग इसके विपरीत थी। अगला क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि 1888 में बड़े जमींदारों के प्रतिनिधि प्यारे मोहन मुखर्जी और बड़े व्यापारियों के प्रवक्ता दिनसा पेटिट ने भारत में ब्रिटिश व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले और गैर सरकारी ब्रिटिश सदस्यों के साथ नमक कर बढ़ाने का समर्थन किया, जबकि नमक कर के विरोध में राष्ट्रवादी काफ़ी सक्रिय हो गए थे। अब सोचिए सत्ता कितनी निरंकुश थी। अब हम 1892 के अधिनियम पर आते हैं, उसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि राष्ट्रवादियों की मांग थी, 1892 तक यही मांग रही कि विधान परिषदों का दायरा बढ़ाया जाए और उसके कार्यपालिका सुधार किया जाए। उनकी मांग पर विचार भी किया गया। और आगे प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन ने, जिन्होंने 1892 का अधिनियम तैयार किया था। डफरिन इंपॉर्टेंट रहेगा। अब 1892 अधिनियम में क्या क्या हुआ उसको देख लेते हैं। यह राष्ट्रवादी आंदोलन का यह असर था कि सरकार को 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए कानून निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन करना पड़ा। ठीक है। औपनिवेशिक प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़कर 6 से 10 और फिर 10 से 16 कर दी गई। इनमें से कुछ निर्वाचन नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के जरिए अप्रत्यक्ष किया जा सकता था। पहली बार जो है निर्वाचन की बात आई, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन सरकारी बहुमत बरकरार रहा। सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन उस पर मतदान करने या उस बारे में कोई संशोधन दाखिल करने का अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया। वे सवाल तो पूछ सकते थे, लेकिन उसका जवाब आने पर पूरक सवाल नहीं कर सकते थे, और जवाबों का बहस भी नहीं कर सकते थे। वस्तुतः राष्ट्रवादी 1892 के अधिनियम से पूर्णतः संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ बड़े राष्ट्रवादी नेता को ये जो है आकर्षित किया, जिनमें कि नाम है, कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं कि जिन्होंने 1893 से 1909 तक प्रांतीय या केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। हम अभी 1892 का अधिनियम के बारे में जान रहे हैं। अब उन सदस्यों का नाम क्या है जिन्होंने हिस्सा लिया, जो प्रांतीय केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। अब नाम पढ़ते हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
कालीचरण बनर्जी, आनंद मोहन बोस, लाल मोहन घोष, WC बनर्जी और रासबिहारी घोष। मद्रास से P आनंद चार्लू, C शंकर नायर, विजय राघव चेरियार। संयुक्त प्रांत से मदन मोहन मालवीय, अयोध्या नाथ, बिशंबर नाथ। बम्बई के बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, RM सयानी, चिमन लाल सीतलवार, NG चंद्रावरकर और गोपाल कृष्ण गोखले। तथा केंद्रीय प्रांत से GM चितनवीस। ठीक है, लेकिन विधान परिषदों का यह नया इस्तेमाल करने तथा उनमें जान फूकने में दो व्यक्तियों ने बहुत ही ओजस्वी भूमिका निभाई। वे थे फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, इनकी जो है खरी और निर्भीक और स्वतंत्र भाषणों की विस्तृत रिपोर्ट दैनिक पत्रों में छपने लगी थी, जिससे वैधानिक प्रक्रिया के प्रति लोगों में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई थी। अब प्रीलिम्स के हिसाब से मेहता के बारे में जानते हैं, जो पूछ सकता है क्वेश्चन। फिरोज शाह मेहता का जन्म बम्बई में 1845 में हुआ था। वे जब 1860 के दशक में लंदन में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं दिनों दादा भाई नौरोजी के प्रभाव में आए। वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। 1890 के मध्य दशक से 1905 तक अपनी मृत्यु तक वे कांग्रेस पे छाए रहे। अब देखते हैं वो परिषद में फिरोज शाह मेहता ने क्या किया। उन्होंने 1860 के पुलिस अधिनियम में जो है अधिनियम संशोधन का विरोध किया और उन्हें सदन में विरोध करने का 20 सदस्य जेम्स वेस्टलैंड, जो इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए, इस विरोध को नई प्रवृत्ति कहा। भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने कहा कि सही कह रहा है, सभी लोग बात से सहमत थे, नई प्रवृत्ति का उदय हुआ है। ट्रिब्यून ने बहुत प्रशंसा की, जो लाहौर से प्रकाशित हो रही थी। फिल्म्स में पूछ सकता है कहाँ से ट्रिब्यून प्रकाशित होती है। और एक दूसरे आख्यान में उस शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के लिए कोषों का हस्तांतरण करने में सरकारी इच्छा पर सख्त टिप्पणी मेहता ने की, सरकार का विरोध किया। और आगे 1901 में बम्बई की विधान परिषद में एक विधेयक पेश किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों की भूमि स्वामित्व का अधिकार छीन लेना था, ताकि फिजूल खर्ची कारण अपनी जमीन न बेच सके। मेहता ने इस आरोप का खंडन किया और उनका एक टिप्पणी था औसत भारतीय मजदूर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए। मिट्टी के कुछ नए बर्तन, कुछ जंगली किस्म के फूल, देहाती टमटम, पेट भर खाना, रद्दी किस्म की सुपारी, पान और सस्ती किस्म का तंबाकू और कभी कभार सस्ते चरकीले भड़कीले गहने, वही चंद खुशियाँ जो समान गृहस्थ की है और ये थका दिन श्रम की अटूट करी है। अब जब सरकार अपने बहुमत के बल पर इस विधेयक को पारित करने में अड़ गई, तो श्री मेहता ने भारत के संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व कदम उठाया। जे गोखले, GK पारेख, बालचंद्र कृष्ण और DA खरे के साथ विधान परिषद से बहिर्गमन कर गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल्म्स के। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो, जिसके मालिक उस समय अंग्रेज थे, यहाँ तक लिखा कि इन सदस्यों से इस्तीफा दिलवा लेना चाहिए। ये भी फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया पूछ चुका है कई बार। और मद्यपान रोकने के नाम पर उसे बढ़ावा देने के सरकार की उत्पाद शुल्क नीति की भी मेहता ने आलोचना की। लेकिन फिरोज शाह मेहता का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण 1901 में औपनिवेशिक विधान परिषद से रिटायर हो गए। उन्होंने अपनी जगह 35 वर्षीय गोखले को निर्वाचित किया, जो पूना सार्वजनिक सभा के सचिव और सुधारक के संपादक के रूप में तब तक प्रसिद्ध हो चुके थे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिल्म्स के लिए भी, 1897 में लंदन में भारत में खर्च पर रॉयल कमीशन के समक्ष इन्होंने गवाही दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगे भी फिल्म्स का, कि गोपाल कृष्ण गोखले एक असहाय बुद्धिजीवी थे तथा न्यायमूर्ति रानाडे और GV जोशी ने उन्हें भारत की आर्थिक स्थितियों का अच्छा अध्ययन कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल्म्स का। गोखले की विशेष प्रसिद्धि उनके बजट भाषणों से होती थी, जिनकी विस्तृत रिपोर्ट दैनिक पत्र में छपा करती थी और पाठक उसको पढ़ते थे। 26 मार्च 1902 को उन्होंने अपने पहले बजट के भाषण में भारत का सबसे बड़ा संसदीय व्यक्तित्व साबित कर दिया। वित्त सदस्य एडवर्ड लॉ अपने बजट का अपना सकारात्मक बता रहे थे, लेकिन गोखले ने उनका प्रतिवाद किया। गोखले का भाषण का मुख्य बिंदु भारत की गरीबी थी और उन्होंने बताया कि भारतीय वित्त व्यवस्था की दुर्बल स्थिति और लोगों की गरीबी का संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था और राजतंत्र की औपनिवेशिक हैसियत से है। ठीक है, लोगों पर गोखले के बजट भाषण का असर बिजली की तरह हुआ, जैसा कि उनके जीवनीकार BR नंदा ने लिखा है। फिल्म्स के इंपॉर्टेंट है, उनके जीवनीकार कौन है, तो BR नंदा ने लिखा है, बायरन की तरह वे भी कह सकते थे, एक सुहानी सुबह सोकर उठे और पाया कि वह प्रसिद्ध हो गए। अगले 10 वर्षों तक गोखले ने साहस, दृढ़ता, योग्यता के इस संगम का उपयोग प्रत्येक वार्षिक बजट और तमाम विधेयक के सिलसिले में लिया और इस प्रक्रिया में ढेर सारी चीज़ों को उजागर किया, जिसमें किसानों का दरिद्रता, भारतीय संपत्ति का दोहन, प्राथमिक शिक्षा और भी अन्य चीज़ें थीं। गोखले को इसका पूरा प्रतिदान भी मिला, जनता के प्यार और आदर के रूप में। इन्हें संसदीय उपलब्धि में लोगों को गर्व था। उन्हें विपक्ष के नेता के सम्मान में उपाधि दी गई। गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।